बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चे, अभी हम जो क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें अब हमारे पास आखिरी चीज है जो मैंने डिस्कस करनी है, दैट इज ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टलाइज सब्सटेंस। कि जो क्रिस्टल्स हम लोगों ने बनाए हैं, अब मेरे बेटे हम लोगों ने उन क्रिस्टल्स को करना है ड्राई। तो देखिए। अच्छा बेटा, इस पे क्वेश्चन एक बना लें, हाउ क्रिस्टल्स आर ड्राइड। इस पैराग्राफ का क्वेश्चन बनेगा, हाउ क्रिस्टल्स आर ड्राइड। क्रिस्टल्स को कैसे आप लोग ड्राई करते हैं, खुश्क करते हैं। देखिए मेरी बात सुन लें। हमने मदर लिक्वर से क्रिस्टल को अलहदा किया, हमने कॉर्क के साथ क्रिस्टल्स को दबाया, हम लोगों ने लिक्विड को इवेपोरेट भी किया। ये सारे पंगे करने के बाद भी लिक्विड ने क्रिस्टल की जान नहीं छोड़नी। इस चीज को समझ लें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नामी चीज आपने मैट्रिक में पढ़ी है बेटा। क्रिस्टल्स के अंदर वाटर रह जाता है। हम चाहते हैं कि क्रिस्टल्स को पानी से पूरी की पूरी मुक्ति दे दें, पूरे की पूरी आजादी दे दें। तो उस काम के लिए हम लोगों को क्रिस्टल्स को ड्राई करना पड़ेगा। अब क्रिस्टल्स को ड्राई करने के तीन मेथड हैं। मेरे साथ साथ मेरे बच्चों आपने सवाल बना लेना है। तो पहला सवाल है, हाउ क्रिस्टल्स आर ड्राइड थ्रू द फिल्टर पेपर। किसी फिल्टर पेपर के जरिए क्रिस्टल को ड्राई कैसे करते हैं? तो बेटा इसका सवाल जवाब प्रेसिंग इट से लेकर अल्टरनेटिवली से पीछे पीछे डाई लाइन इसका जवाब बनती है। तो इसका जवाब कैसे लिखना है? आपने बोलना है कि प्रेसिंग इट बिटवीन सेवरल फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर and repeating the process several times dries the crystallized substance। बेटा वो फिल्टर पेपर के ऊपर जो क्रिस्टल बन चुके हैं, आप फिल्टर पेपर को पकड़ के बंद करें और उसे गुच्छू मुच्छू करें, उसे निचोड़ें। जैसे आप कपड़े को नहीं निचोड़ते, ऐसे बेटा क्रिस्टल आपके पास पेपर के अंदर पड़े हैं, आपने उस पेपर को पकड़ के मरोड़ देना है, निचोड़ देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो क्रिस्टल में फंसा हुआ सारा पानी जो है वो सुराखों से बाहर आ जाएगा, जैसे कपड़े से पानी बाहर आ जाता है जब आप कपड़े को निचोड़ते हैं। तो एक तरीकाकार क्या है कि फिल्टर पेपर को फोल्ड करें, मरोड़े, तो मरोड़ने से या निचोड़ने से पानी बाहर आ जाएगा। ये तरीका तो समझ आ गया। लेकिन इस प्रोसेस के साथ ही डिसएडवांटेज बता दे रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा क्यों नहीं, या मैं ऐसा बहुत कम क्यों करता हूं। कहता द प्रोसेस हैज द डिसएडवांटेज दैट द क्रिस्टल्स आर क्रश टू अ फाइन पाउडर। कि भाई अगर क्रिस्टल बड़े ही नाजुक हो तो जब आप लोग फिल्टर पेपर को मरोड़ते हैं, निचोड़ते हैं, तो बेटा वो जो क्रिस्टल हैं वो टूट जाते हैं, वो क्रश हो जाते हैं। तो मेरी बात सुने, मैंने फिल्टर पेपर के ऊपर क्रिस्टल बनाए और वो क्रिस्टल में सांस खुश्क करने के चक्कर में तोड़ बैठा, तो बेटा मसला हो गया कि नहीं हो गया? तो इस वजह से मैं फिल्टर पेपर के ऊपर क्रिस्टल्स को निचोड़ के ड्राई नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से इस चीज का डर होता है कहीं प्रेशर लगाने से क्रिस्टल टूट ना जाए। और एक दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि फाइबर ऑफ फिल्टर पेपर कंटेमिनेट द प्रोडक्ट। बेटा फिल्टर पेपर दरअसल बताता काटन के कपड़े की तरह, उसके अंदर जो धागे हैं, जो फाइबर है, वो फाइबर किस में फंस जाएंगे? वो फाइबर क्रिस्टल के अंदर फंस जाएंगे। वो क्रिस्टल जिसको अब तक मैंने बचा के रखा है कि इसमें इम्प्योरिटी ना घुसे, तो उसको ड्राई करने के चक्कर में, फिल्टर पेपर के ऊपर खुश्क करने के चक्कर में जब मैंने मरोड़ा, तो फिल्टर पेपर के धागे, फिल्टर पेपर के फाइबर क्रिस्टल के अंदर घुस गए, क्रिस्टल फिर गंदे हो गए। तो क्या फायदा, इतनी मेहनत करने के बाद वैसे ही गंदा मंदा रह गया, नहा धो के भी ऐसा लग रहा है जैसे ये साफ सुथरा नहीं। ये बात समझ आ गई है? चैट बॉक्स में बताएं बेटा, ये बात समझ में आ गई है? ओके ओके, अब तक मैंने तो 20 मैसेज रिसीव किए हैं जिसमें सबने कहा यस सर। तो इसका मतलब है कि बात क्लियर हो गई है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। इसके बाद बेटे दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है क्रिस्टल्स को ड्राई करने का। उसके ऊपर हेडिंग बनाई, आपका एक सवाल बन चुका है यहां तक, हाउ क्रिस्टल्स आर ड्राइड विद द पेपर। अगली हेडिंग सुन लें, अगला सवाल सुन लें। अगला सवाल है यहां से, द क्रिस्टल्स आर ड्राइड इन एन ओवन provided the substance does not melt or decompose on heating at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा मेथड क्रिस्टल्स को ड्राई करने का क्या है कि आपने क्रिस्टल को उठा के ओवन में रख देना। क्रिस्टल को उठा के ओवन में रख देना। मैं इस मेथड की थोड़ी सी पहले डिटेल बता दूं। बेटा आप सब लोग घरों में ओवन यूज करते हैं ना?
बेटा आप लोग घरों में ओवन यूज करते हैं? ओके। आप जब ओवन यूज करते हैं, पता ओवन का फंक्शन क्या है? कि ओवन के अंदर जब आप किसी चीज को रखते हैं, एक मिनट एक मिनट, आयशा मोमना कह रही है सर आपने कहा कि अगर क्रिस्टल नाजुक है तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर क्रिस्टल हार्ड हो तो तब फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं। जी बेटा ऑब्वियसली बात है, नाजुक है तो इस बात का डर है कि वो टूट जाएंगे। अगर वो हार्ड है तो जारी बात है, जो सख्त चीज है उसको जैसे मर्जी मरोड़ते जाए, उसने कहाँ टूटना है, तो फिर आप कर सकते हैं बेटे, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा डिसएडवांटेज ये तो है ना कि चाहे वो हार्ड है, अगर फिल्टर पेपर के कुछ धागे क्रिस्टल में चले गए तो फिर मसला होगा ना। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं, मजबूरी है तो मैं फिल्टर पेपर के ऊपर उनको ड्राई करूंगा। अगर मेरे पास कोई और मेथड है या मैं किसी और मेथड को लगा सकता हूं, तो फिर मेरा बेटा आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फिर पेपर के अलावा किसी और चीज को यूज करेंगे। ओके जी। जी मेरा से यही बात मैंने बताई कि पेपर में फाइबर होते हैं कि अगर क्रिस्टल को आप लोग करेंगे ना तो पेपर के ऊपर फोल्ड, तो उससे दो खतरे हैं, या तो क्रिस्टल टूट सकते हैं या पेपर के फाइबर क्रिस्टल के अंदर घुस सकते हैं। तो ये मेरा बेटा उसमें बस प्रॉब्लम है। इस वजह से मैं कोशिश यही करूंगा तो मैं पेपर ना यूज करूं। हाँ अगर मुझे कुछ और ना मिला तो फिर बेटा पेपर ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है। खुदा फातिमा आपने हैंड रेस किया मेरे बेटे, जो सवाल है यहाँ चैट बॉक्स में मुझे बता दें। ओके। खुदा फातिमा आपने कोई मैसेज किया बेटे? इरफा फातिमा EG9। ओके ओके ओके। खुदा फातिमा आप कह रही है रिपीट करते हैं, मुझे बस ये बता दें, रिपीट की रीजन बता दें, क्या साउंड का इशू था या क्लास लेट ज्वाइन की है या क्या मसला, मुझे वो बता दें, उस हिसाब से मैं रिपीट करूं। खुदा फातिमा साउंड इशू था, तो बेटा अगर साउंड इशू है ना तो आपने वीडियो लेक्चर में सुनना है, बाकी आपके अलावा को 90% बच्चे वो हैं जिनको है कि सर ठीक है ओके हो गया है। तो इस वजह से बेटा आप लोग जो है इसको कर लें, इसको वीडियो लेक्चर में सुन लेना, आपको साउंड क्लियर हो जाएगी। नूर फातिमा आप कहती है कि अगर फिल्टर पेपर ही यूज करना पड़े तो हम इम्प्योरिटी कैसे रिमूव करेंगे। बेटा जी अगर मैं केमिस्ट हूं और मैं क्रिस्टलाइजेशन कर रहा हूं तो मेरे ख्याल से मेरे पास इतना बजट तो होना चाहिए कि फिल्टर पेपर के अलावा मैं कुछ ना कुछ यूज कर लूं। अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं सर फिल्टर पेपर यूज करना है, हम बड़े गरीब हैं, तो फिर बेटा जिंदगी का एक असूल है, वो कहते हैं या किसी के जैसे हो जाए या किसी को अपना जैसा कर रहे हैं। तो फिर बेटा मैं क्रिस्टल्स को उस इम्प्योरिटी के साथ ही एक्सेप्ट करूंगा। मैं कहूंगा यार ये थोड़े बहुत धागे रह गए हैं ना, इनकी खैर होती है, इतने दाग तो अच्छे होते हैं। ठीक है जी। ओके। ओके आगे देखें। दूसरा मेथड है ऑन का। तो बेटा ऑन का जो मेथड है, रिदा रजाक MG2, बेटे कोई सवाल है? रिदा रजाक बेटे कोई सवाल है मेरे बेटे का? ओके। इड्डी पैडी इमोजी भेजी है जैवे ना अक्की पई है केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के, पुत्र केमिस्ट्री पढ़नी है। आगे देखो। आगे द क्रिस्टल्स आर ड्राइड इन एन ओवन प्रोवाइडेड द सब्सटेंस डज नॉट मेल्ट और डिकम्पोज ऑन हीटिंग एट 100। अब इस बात को जरा समझिएगा। तो बेटा घरों में आप लोग ओवन चलाते हैं, उस ओवन में जब आप किसी चीज को रख के ओवन स्टार्ट करते हैं ना, तो बेटा इस बात को श्योर कर लें कि ओवन के अंदर टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप ओवन के अंदर किसी चीज को रखेंगे, किसी क्रिस्टल को ओवन के अंदर रखेंगे और ओवन चला देंगे, तो बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलेगा उस क्रिस्टल को। इस 100 सेंटीग्रेड तक जितना भी पानी है सारे का सारा उड़ जाएगा। पता ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, पानी सारा खुश्क होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बात की गारंटी चाहिए कि जिस चीज को आप लोगों ने क्रिस्टल, जिस क्रिस्टल को आपने ओवन में रखा है बेटा, उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 से ज्यादा होना चाहिए। देखना एक बड़ी वाजिया बात है, मैं ऐसे क्रिस्टल को ओवन में ड्राई करता हूं जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डीकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो फिर तो बेटा मैं ओवन यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ओवन का टेम्परेचर होगा 100 और क्रिस्टल का डिकम्पोजिशन या बॉइलिंग या मेल्टिंग टेम्परेचर है 80। तो जैसे ही मैं इनको ओवन में रख के गर्म करूंगा तो बेटा वो सारे क्रिस्टल टूट जाएंगे, पिघल जाएंगे। मुझे क्या फायदा, क्रिस्टल तो सॉलिड होते हैं, वो दोबारा लिक्विड बन जाएंगे, तो फिर मेरी जान छापे में पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी। तो ओवन में भी बेटा उन्हीं क्रिस्टल्स को आपने ड्राई करना है
जिनके बारे में आपको पता हो कि इन चीजों को ओवन में गर्म करने से ये डीकम्पोज नहीं होते, या ये वो चीजें हैं जिनको कम से कम 100 सेंटीग्रेड पर गर्म कर भी दें तो इनके ऊपर कख असर नहीं पड़ता, ये डीकम्पोज नहीं होते, ये मेल्ट नहीं होते। तो ओवन मैं तभी यूज करूंगा अगर मुझे पता हो कि मेरे क्रिस्टल 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर मैं ओवन में उनको नहीं रखूंगा। इज इट क्लियर? अच्छा, मुस्कान नवीद का सवाल है कि अगर हम हमारे पास ऐसा लिक्विड हो जिसका टेम्परेचर 100 से ज्यादा हो, तो फिर बेटा अंडरस्टूड बात है, मैं ओवन यूज नहीं करूंगा, या मैं ओवन में ऐसी मॉडिफिकेशन यूज करूंगा जो 100 से ज्यादा उसको ले जाए। तो सारी बात है, ये बड़ी वाजिया सी बात है कि ओवन में मैंने उसी चीज को करना है, ओवन में मैंने उसी चीज को करना है जो चीज 100 तक डिकम्पोज नहीं होती और उसमें पाया जाने वाला लिक्विड 100 से पहले पहले खुश्क हो जाता है। मिसाल के तौर पे एथानॉल 78 पे बॉईल करती है, तो बेटा मैं ओवन में उसको ड्राई कर सकता हूँ क्योंकि एथानॉल 78 टेम्परेचर पे उड़ जाएगी, क्रिस्टल पीछे बच जाएंगे। मैं ईथर देता हूँ, ईथर 34 पे इवेपोरेट कर जाता है, तो बेटा मैं ओवन में जरूर रखूंगा। मैं इथाइलिन ग्लाइकोल किसी चीज में लेता हूँ तो फिर बेटा मैं उसको ओवन में नहीं रखूंगा, वो तो 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बॉयल होगा, तो फिर बेटा मैं किसी और मेथड को यूज करूंगा। तो अब तक मैंने दो मेथड पढ़ाए हैं, जब आपको मैं तीसरा मेथड पढ़ाऊंगा तो आप सारे खुश हो जाएंगे कि हमने यूज ही तीसरा मेथड करना है। ठीक है बेटा, सवाल का जवाब मिल गया जिसने मुझसे सवाल किया था? ओके जी रिदा रजाक, हम बेटे उसी को ओवन में रखेंगे जिसका टेम्परेचर 100 से कम है। आगे देखें, इसके बाद बेटे आखिरी चीज है, आखिरी मेथड वो है सेव एंड रिलायबल मेथड। यानी सेव का मतलब जो महफूज भी है, जिसमें कोई पंगा भी नहीं, और रिलायबल जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकें, भरोसा कर सकें, एतमाद कर सकें। इस ये आखिरी तीन लाइनें जिनको यहां से यहां तक जिसका जवाब है, बेटा इसकी हेडिंग बना लें आप लोग, वैक्यूम डेसिकेटर। इसकी हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग? वैक्यूम डेसिकेटर। तो बेटा वैक्यूम डेसिकेटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके जरिए आप क्रिस्टल्स को ड्राई करें, ये सबसे अच्छी बात है। इस प्रोसेस में क्या होता है, क्रिस्टल को आप लोग वाच ग्लास पे डालते हैं। अच्छा, वाच ग्लास ना बेटा एक छोटी सी शीशे की प्लेट होती है, जैसे घड़ी का शीशा नहीं होता, कह लो उसी को वाच ग्लास कहते हैं। तो छोटी सी शीशे की प्लेट में क्रिस्टल लें और इन क्रिस्टल को डाल दें वैक्यूम डेसिकेटर में। अब वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर कई घंटे आपने इसको रखना है। वैक्यूम डेसिकेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर मैंने यूज किए होते हैं ड्राइंग एजेंट्स। ड्राइंग एजेंट के नाम से शो है, मैंने ऐसे केमिकल लेने हैं बेटा, जिनको पानी पसंद है वो पानी को चूस लेते हैं, खींच लेते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। आप लोगों ने अक्सर दवाई की डब्बियों में, ऑगमेंटन गोलियों की डब्बी में, या डाई गैस की डब्बी में, आपने ना एक छोटी सी थैली देखी होगी, छोटा सा ना पैकेट देखा होगा। उस पैकेट के अंदर ब्राउन रंग की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। वो थैली का या उस छोटे से कपड़े का छोटे से पैकेट का क्या मतलब होता है, बेटा उसके अंदर जो बॉल्स होती हैं वो किसी मेडिसिन के अंदर आने वाली सारे मॉइस्चर को, सारे पानी को, सारी नमी को चूस लेती हैं। अक्सर आपने देखा हो, अगर आप किसी अच्छे लेदर वाली शॉप से जूते खरीदने जाएं तो उधर जूतियों के अंदर भी उन्होंने छोटे छोटे पैकेट रखे होते हैं। उन पैकेट के अंदर क्या होता है, उन पैकेट के अंदर मेरे बेटे, जी हृदय राग, बिल्कुल जिसको जहर कहते हैं, घर वाले कहते हैं जहर है, इसको ना पकड़ना। तो बेटा उन केमिकल का क्या पर्पज होता है, बेटा वो छोटी छोटी जो बाल्स होती हैं वो सारी की सारी नमी को, सारे पानी को, सारे मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। नमी से याद आया, वो कहता है होंठों पे मुस्कान है और आंखों में नमी है, होंठों में मुस्कान और आंखों में नमी है, ओआरएस पिया करो, तुम्हें विटामिन की कमी है। तो सारे बच्चे जो है ना, अगर अपना आजकल खाना पानी वगैरह सही तरह करें, गर्मी अपना पानी शानी पूरा रखा करें, ठीक है, 10-12 बोतलें पिया करें बड़ी बड़ी। आगे देखें, जिन जिनको मेरे शेर का मजा है मुझे 10-10 रुपए जो है ना भेजना शुरू कर दें, ठीक है। आगे देखें, इसके बाद बेटे द ड्राइंग एजेंट यूज इन अ डेसिकेटर और CaCl2। अब उन डेसिकेटर के अंदर जो केमिकल होता है वो होता है CaCl2, जिसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल वो जो ब्राउन रंग की बॉल्स होती हैं, और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जिसका फार्मूला है P2O5। अगर कोई बच्चा कहता है सर सिलिका जेल का फार्मूला भी करना है, तो बेटा वो उसे गूगल करेगा, फार्मूला काफी बड़ा है, तो ये बताया नहीं जाना, ये पूरा बनाना पड़ना।
तो अब आपको पता चल गया सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है। पेपर में सवाल आता है विच मेथड इज रिलायबल एंड व्हाई। तो बेटा आपने शुरू से शुरू होना है। आपने बोलना है पहला फिल्टर पेपर है, मैं इसको नहीं यूज करूंगा क्योंकि ये क्रिस्टल को क्रश कर देता है। दूसरा ओवन है, मैं इसको यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये डिकम्पोज कर देता है। तीसरा डेसिकेटर है, मैं इसी को यूज करूंगा क्योंकि इसके अंदर ड्राइंग एजेंट है। ड्राइंग एजेंट क्या करते हैं, क्रिस्टल में मौजूद सारे के सारे वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्रिस्टल ड्राई हो जाते हैं। बेटे यहां तक क्लियर हो गया है? ओके आगे देखें बेटे। आखिरी चीज, अब बेटा आपका क्रिस्टलाइजेशन खत्म हो गया है। अब आपने खुद फैसला करना। मेरा ही मानना है कि जो मैं सबसे एंड पे पढ़ा रहा हूँ बेटा ये सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था। पता नहीं अब बुक किस तरतीब में उन्होंने लिखी होती है, तो बुक को फॉलो करते हैं। आखिरी चीज है बेटे डीकलराइजेशन। तो इसको जरा सुन लें। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। बेटा आप लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को हल करें और उसके अंदर रंग आना शुरू हो गए, वो जो कलर आता है ना बेटा, वो कलर इम्प्योरिटी की वजह से है। समटाइम आपने देखा होगा घरों में कि जब आप चीनी को पानी में डाल के हल करते हैं तो बेटा पानी बहुत ज्यादा ब्राउन हो जाता है, या समटाइम पानी ब्लैकिश ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है। तो बेटा वो जो कलर चेंज हो जाता है ना पानी का, वो इस वजह से होता है क्योंकि जिस चीज को आपने पानी में हल किया बेटा वो इम्प्योर है। तो इम्प्योरिटी क्या करती है कि जब आप किसी इम्प्योर चीज को हल करते हैं किसी लिक्विड में, तो कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज है जो कलर पैदा करती हैं। तो जब मैंने सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन का पहला स्टेप ही मेरा क्या है कि मैंने सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट को डाल के हल करना है। तो बेटा वो मैंने हल करके आपको पूरी क्रिस्टलाइजेशन करवा दी। लेकिन यहां पे एक एडिशनल पॉइंट है कि जब मैंने सल्यूट को सॉल्वेंट में हल किया और उसमें आगे कलर, तो बेटा कलर किस चीज की निशानदेही करते हैं? कलर इस चीज का सबूत है कि हमारे पास जो चीज है उसके अंदर इम्प्योरिटी है। तो बेटा वो इम्प्योरिटी किसी रेजन्स की वजह से हो सकती है। मैं आपको रेजन्स की एक मिसाल दूं। आप लोगों ने 10th क्लास की केमिस्ट्री में सोडियम जियोलाइट पढ़ा था, जिसके जरिए आपने वाटर को ट्रीट किया था, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाया था। तो ये बेटा इस तरह के रेजन्स की बात हो रही है। अगर मैं किसी सब्सटेंस को लिक्विड में हल करूं तो वो सब्सटेंस क्या पैदा कर दे? कलर। तो कहता है ये जो कलर है ये इम्प्योरिटी की वजह से। सच इम्प्योरिटीज आर कन्वीनियंटली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग सब्सटेंस इन सॉल्वेंट विद क्वांटिटी ऑफ फाइनली पाउडर्ड एनिमल चारकोल। अच्छा एनिमल चारकोल सुन ले क्या होता है? बेटा जानवरों की हड्डियां जो होती है ना, जानवरों की हड्डियां, उनको गर्म करें और उनको आराम आराम से गर्म करें और गर्म करके जानवरों की हड्डियों से सारा पानी निचोड़ दें, सारा गोश्त उतार दें, सारा फैट उतार दें। वो जो हड्डी बच जाएगी ना काली स्वाह हो जाएगी या पाउडर बन जाएगी, वो जो राख बन जाएगी हड्डियों की, उसे बोलते हैं एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल आप लोग लें और उसको ऐसे सोल्यूशन में डाल दें जिसके अंदर रंग है। एनिमल चारकोल की खूबी क्या है बेटा, ये सारे रंगों को चूस लेता है। मिसाल के तौर पे मैं मोटी मोटी एक बात बैठे करके बता दूं कि अगर आपने पानी में रूह अफ़ज़ा मिलाया, रूह अफ़ज़ा पानी में मिक्स हो गया है, आप एनिमल चारकोल डालें और गर्म करें, इस चीज के चांस हैं कि रेड कलर जो है वो मद्दन हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा रेड कलर एनिमल चारकोल ने चूस लेना है। तो एनिमल चारकोल के अंदर एक खूबी है कि बेटा ये कलर इंप्योरिटीज को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, अपने ऊपर जज़ब कर लेता है। तो कहता है अगर सोल्यूशन बनाते हुए सोल्यूशन में रंग आ जाए तो फिर बेटा ऐसे सोल्यूशन को डील कैसे करना है कि आप लोगों ने एनिमल चारकोल को सोल्यूशन में डाल के गर्म करना है, कलर सारा एनिमल चारकोल में चला जाएगा, सोल्यूशन में से कलर खत्म हो जाएगा। कलर का खत्म होना इस चीज का सबूत है कि कलर वाली इंप्योरिटियों ने सोल्यूशन को छोड़ के खुद को एनिमल चारकोल के साथ जोड़ दिया है। अब एनिमल चारकोल जो है वो कभी भी पानी में हल नहीं होता। तो जब कोई चीज पानी में हल नहीं होती तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप उसको फिल्टर करके लहदा कर लिया करें। तो जब आप इसको फिल्टर करेंगे तो एनिमल चारकोल कलर वाली इंप्योरिटियों को अपने अंदर जज़ब करके लहदा हो जाएगा और मेरा सोल्यूशन जो है वो कलर के बगैर की शक्ल में अलहदा हो जाएगा। तो कलर इंप्योरिटियां अलहदा हो जाएंगी। अब आप खुद देखें कि ये काम सबसे पहले करने वाला नहीं, इसको एंड पे क्यों पढ़ाया है? इस वजह से कि बेटा हमेशा ऐसा नहीं करना पड़ता, अगर रंग ना आए तो फिर आपने एनिमल चारकोल नहीं डालना। तो ये बेटा क्रिस्टलाइजेशन का कंप्लीट लेक्चर था। आज हर तरह से क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो गई है। तो आखिर वाला पहले का सवाल बनता है, हाउ कलर्ड इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय एनिमल चारकोल। तो ये सवाल आ जाए तो बेटा फिर आप लोगों ने ये सवाल ऊपर लिखना, हाउ कलर्ड इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय यूजिंग एनिमल चारकोल। तो ये आप लोगों ने 4 लाइनें लिख देंगे। तो बेटा ये टॉपिक था। अब जिनका जो सवाल है वो पूछ लें।
अच्छा जी, सवाल ये है कि एनिमल चारकोल को कौन निकालेगा। बेटा मैंने बताया तो है कि एनिमल चारकोल को जब आप लोगों ने निकालना है, जब एनिमल चारकोल को आप लोगों ने निकालना है तो बेटा आपने उसको फिल्टर कर लेना है। एनिमल चारकोल जो है वो पानी में हल नहीं हो रहा, अगर तो एनिमल चारकोल मेरे सॉल्वेंट में हल नहीं हो रहा, तो ऐसी चीज को रिमूव करने का तरीकाकार क्या है, फिल्टर। जब भी कुछ चीज हल नहीं ना होती बेटा, उसको रिमूव करने का तरीकाकार यही है कि आप उसको फिल्टर कर लें। सवाल आपका ये है आखिरी पैराग्राफ का, हाउ colored impurities are removed, how solution is decolorized by using animal charcoal। तो दो तरीकों से सवाल बना सकते हैं। जी बेटा कुछ सवाल है तो चैट बॉक्स में पूछ लो। जी बेटा समाविया ये प्रोसेस तभी करना है जब आपके पास कलर हो। अगर आपके पास कलर नहीं आता तो हमें एनिमल चारकोल डालने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा मिनाइल शाहिद आपका है एनिमल चारकोल कंसिस्ट ऑफ। तो बेटा एनिमल चारकोल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने जानवरों की हड्डियां लेनी है। पहले मैं चारकोल के बारे में बता दूं। चारकोल दो तरह के, एक होता है एक्टिवेटेड चारकोल जिसको कार्बन चारकोल कहते हैं, वो लकड़ी से बनाया जाता है। और दूसरा आपके पास बेटा होता है एनिमल चारकोल। ठीक है, एनिमल चारकोल क्या है कि जानवरों की हड्डियों को लेके उसको गर्म करना है। ठीक है, उसमें से सारी इंप्योरिटीज और कंटेमिनेट्स रिमूव हो जाएंगे। उसमें कहीं पे कोई फैट है, कोई प्रोटीन है, कोई ऑयल है, हर चीज रिमूव हो जाएगी। फिर जो सिर्फ हड्डियां, हड्डियों की जो बच जाएगा ना रेजिड्यूज को एनिमल चारकोल कहते हैं। जी अमन फातिमा, क्रूड सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं बेटा जिसमें इम्प्योरिटी है। मिसाल के तौर पे मैंने लेबोरेटरी में एक सब्सटेंस बनाया और उसके अब वो खालस नहीं बना, उसके अंदर इम्प्योरिटी आ गई, तो ऐसी चीज में इम्प्योरिटी आ जाए उसे बोलते हैं क्रूड सब्सटेंस। जी बच्चों। बेटा कोई सवाल है किसी का। अच्छा एक सवाल ये आया था कि एनिमल चारकोल जो है वो, एनिमल चारकोल जो है वो किसकी सॉल्वेंट में हल हो। जो तो बेटा दुनिया में ज्यादातर सॉल्वेंट के अंदर एनिमल चारकोल हल नहीं होता। पानी में, अल्कोहल में, एसीटोन में, ग्लाइकोल्स वगैरह में थोड़ा थोड़ा हो सकता है, ना होने के बराबर। तो जहन में रखिएगा ज्यादातर एनिमल चारकोल जो है वो सोल्यूबल नहीं है, इस वजह से हम इसे यूज करते हैं। अगर ये हल हो गया तो मैंने इसे सोल्व करने की क्या जरूरत है। बट अगर ये हल हो गया तो फिर तो मेरा सारा काम ही खराब हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई है। मेरे पास मीटिंग का 1 मिनट रह गया हुआ है। ठीक है। अच्छा आगे देखें। उसके बाद है, ये बच्चा पूछे रेजन का। बेटा रेजन की एक मिसाल दी थी, जैसे आपने पढ़ा नहीं था 10th क्लास में, हार्ड वाटर को सॉल्ट बनाने का तरीका, सोडियम जियोलाइट। जियोलाइट एक रेजन है। तो बेटा ये अक्सर दरख्तों से, पौधों से बनाए जाते हैं। जैसे वो दरख्तों से किकर के पौधे से गूंद निकलती है ना, गम सी निकलती है, ये रेजन है। ये विस्कस होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, स्टिकी, चिमटे चिमटे होते हैं। तो इन चीजों को रेजन बोलते हैं। अच्छा सवाल ये, एनिमल चारकोल के अलावा किसी और चीज को कर सकते हैं। जी बेटा ऐसी हर चीज को यूज कर सकते हैं जो चीज जिसके अंदर ऑब्जॉर्व करने की एबिलिटी हो। अगर कोई चीज किसी चीज को ऑब्जॉर्व कर सके तो वो डीकलराइजेशन के लिए यूज की जा सकती। बच्चों मीटिंग एंड होने वाली है। आज आपका लेक्चर खत्म है। जिनका कोई सवाल है वो बेटा आप लोग वीडियो लेक्चर में सुन लेना। अल्लाह हाफिज।